नमस्कार, मैं हेमंत। हफ्ते की हाइलाइट्स के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल और सभी से माफी भी। पिछले हफ्ते किन ही कारणों की वजह से हफ्ते की हाइलाइट्स नहीं आ सका, इसलिए इस हफ्ते का एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं फन की बात से। एक बेहद अजीब वाकया हुआ साहब। लोग एक वजीर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। राजा को चारों ओर से घेर लिया गया था। शतरंज के इस खेल में अब राजा अकेला था और उसके साथ बचा था उसका एक सिपाही मात्र, घोड़ा। अपने 2.5 कदमों से राजा के चारों ओर एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया था उसने कि सारे जेनजी धराशायी हो चले थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देश भर का मीडिया बौखलाया हुआ था। चहुओर से क्रोध के अंगारे इस सिपाही पर फेंके जा रहे थे। एक वजीर का इस्तीफा हो चुका था, अब बारी थी दूसरे वजीर की। तब मुझे याद आया, वो कोई चक्रव्यूह नहीं था। जनता को गुमराह किया जा रहा था। वो तो दूसरे वजीर को इशारा था कि 15 रुपए लीटर वाला पेट्रोल इसी के नीचे है, यहां है, यहां भी है, अच्छा इस पूरे सर्कल में है। हो सिपाही तेल का कुआं बता रहा था। लेकिन ये सिपाही बड़े ही उपयोगी प्रतीत हो रहे हैं। मसलन किसी नए बन रहे रोड को चौकस करने के लिए भी इनका यह तरीका बड़ा कारगर साबित हो सकता है। 13 जुलाई को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था और करीब 17 दिन में ये सड़क 3 बार उखड़ गई। 4200 करोड़ रुपए बनाने में लगे इसको। आइए आपको अब पार्लियामेंट लेकर चलते हैं इसी सड़क से होते हुए। पार्लियामेंट में विपक्ष पूछ रहा था अमित शाह कहां गायब हैं। तभी एक बाबा पार्लियामेंट के प्रांगण में घुस आए और दान पेटी रखकर भजन करने लग गए। लेकिन एक भी सरकार का नुमाइंदा इस बाबा के नजदीक नहीं आया, नहीं राम राम की। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते देखते विपक्ष के नेता इनके पास आने लगे और दान पेटी में चढ़ावा चढ़ाने लगे। राहुल गांधी आए, पैसे देकर गए, अयोध्या के सांसद भी आए और संजय सिंह भी आए। सभी चंदा दे तो रहे हैं, लेकिन दान पेटी में कुछ नहीं जा रहा है। सब कुछ बाबा की पेटी में जा रहा है, यानी कि बाबा की जेब में जा रहा है। सत्ता पक्ष को लगा होगा कि जेनजी प्रोटेस्ट के बीच लोग चढ़ावा चोरी का मामला भूल गए होंगे। उसी को याद दिलाने के लिए जेनजी की लैंग्वेज में बाबा का रूप धारण कर पहुंचे हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। चंदा चोरों को कह रहे हैं कि चंदा चुरा के जा रहा था तो अयोध्या वालों ने पकड़ लिया और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद उन्हें पकड़े भी हुए हैं। उनका गमछा ऐसे कि जाने नहीं दूंगा। जेनजीज ये क्या सिखा गए भाई आप लोग, इन लोगों को, देश को क्या सिखा गए हो? नया तरीका। अब इन्हें देखिए। किसी राजनेता नेता क्या माननीय सांसद कभी मुल्ला मौलाना बनकर ऐसे कृत्य कभी किया था क्या? जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है। दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। तथाकथित सांसद, ये क्या होता है? वैसे कितनी अजीब बात है ना। 3 दशक एक मंदिर को बनवाने के लिए राजनीति हुई, सैकड़ों हजारों साल तक इंतजार किया कि मंदिर बनेगा। अपना मुख्य मुद्दा किसी पार्टी ने इसी मंदिर को बनाया था, लोगों को भावुक किया इसके नाम पर, फिर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चंदा चुरा के निकल लिए। चलो अब हम भी निकल लेते हैं फन की बात से और चलते हैं इस हफ्ते की हाइलाइट्स की तरफ। पहली हाइलाइट में देखिए कि भाजपा के स्टार प्रचारक, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले, सबकी खटिया खड़ी कर देने वाले, जिनके नाम से गुंडे थर थर कांपते हैं, उनकी मंच के सामने आज कुर्सियां खाली पड़ी हैं। लगता है किराए पर लाए जाने वाले सैनिकों ने जेनजी प्रोटेस्ट से काफी सीख ले ली है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फेसबुक कैंपस पर जाने वाले अंकिल भी अब अयोध्या की चंदा चोरी से काफी हताश हैं। अब यूपी में अच्छे दिन टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे, इसका अंदाजा दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से भी लगाइए और इन कुर्सियों से भी। अब ये रिपोर्ट का सर्वे कहता है कि यूपी में भाजपा को 67 सीटों का नुकसान हो सकता है इस बार। अब भास्कर अगर 67 बता रहा है तो नुकसान कितना हो सकता है, अंदाजा लगाइए। खैर, एक गणित आपको बताई देता हूं। यूपी में सीट हैं कुल 403, बहुमत के लिए चाहिए 202। पिछली बार भाजपा को मिली थी 255, 67 माइनस करके बचती हैं 188। इसका मतलब ठाकुर तो कई बार कुछ एक मीम्स कितने सटीक बैठ जाते हैं, नहीं? बस इत्तेफाक है महज। ये खाली पड़ी कुर्सियां जिसकी भी थी, वो कहां होंगे उस वक्त?
कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन कितना फनी कमेंट करता है। अगली हाईलाइट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस E20 पेट्रोल से हमारी क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी खत्म होने वाली थी और पेट्रोल 15 के भाव मिलने वाला था, उस E20 पेट्रोल की वजह से पिछले 3 सालों में 88,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान आम जनता को झेलना पड़ा है। ये रिपोर्ट है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, इसको जाके पढ़िए जरूर। लेकिन भाजपा का ऑफिशियल हैंडल क्या लिख रहा है? E20 की सफलता सिर्फ फ्यूल ब्लेंडिंग की कहानी नहीं, बल्कि पॉलिसी, फिनांस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के तालमेल से वर्षों की सुनियोजित तैयारी का परिणाम है। वाह! और जो मंत्री जी पॉलिसी पुश कर रहे थे, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि E20 में उनका कोई हाथ नहीं है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय जाने। अब जनता किससे जवाब मांगे भाई? अब ये मुद्दा इंटरनेशनल बनता जा रहा है, इसलिए हम भी चलते हैं इंटरनेशनल बकैती की तरफ। बकैती का लेवल इंटरनेशनल है। ये अगला सेगमेंट है। सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में विज्ञान की ऐसी क्लास लगाई कि शायद न्यूटन होते तो अपना। इन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ अमेरिकी पेटेंट का हवाला देते हुए गौमूत्र की तारीफ कर डाली। जिनको गौमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है। जी हां, तो हम भी तो वही कह रहे हैं मानवर। क्यों गोबर भरे जा रहे हैं आप दिमाग में लोगों के? सुनने वालों को लगेगा कि अमेरिका ने व्हाइट हाउस के बाहर गौमूत्र का स्टॉल लगा दिया होगा। जिस अमेरिकी पेटेंट का हवाला दिया गया वो रॉ काउ यूरिन पर नहीं है। लेकिन आपकी बातें सुनकर अंधभक्तों ने कच्चा गोबर खाना तक शुरू कर दिया था, रॉ यूरिन पीना शुरू कर दिया था उन्होंने सुबह सुबह खाली पेट। ये ठीक बात है? अबे अमेरिका में वो जो है वो काउ यूरिन डिस्टिलेट है। डिस्टिलेट समझते हैं, तरल को एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, यानी वही फर्क है इसमें जो कच्चे तेल और पेट्रोल में होता है। अगर पेट्रोल पर रिसर्च हो जाए मान लो, तो क्या आप कच्चा क्रूड ऑयल गाड़ी में डाल देंगे? गन्ना तो डाल ही रहे हैं। संसद में अमेरिकी पेटेंट ऐसे बोला गया जैसे अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हो कि आज से सब लोग गौमूत्र पीना शुरू कर दो। जबकि पेटेंट कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता। पेटेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी आइडिया का या प्रक्रिया को बौद्धिक संपदा का अधिकार मिल जाए। इससे यह साबित नहीं होता कि वो चीज इंसानों के लिए सुरक्षित है या बीमारी का इलाज है। वैसे अगर पेटेंट ही वैज्ञानिक प्रमाण होता तो दुनिया में हजारों लाखों ऐसे पेटेंट भी हैं जिनमें अजीब अजीब दावे किए गए हैं। क्या सबको हम मेडिकल साइंस मान लें? विज्ञान ऐसे नहीं चला करता है त्रिवेदी जी। विज्ञान चलता है क्लिनिकल ट्रायल, पीयर रिव्यू रिसर्च और दोहराए जा सकने वाले सबूतों पर। और रही बात कच्चे गौमूत्र की, तो मेडिकल साइंस उसे हेल्थ ड्रिंक नहीं मानता, ना WHO, ना US FDA और ना आपका अपना ICMR मानता है। लेकिन चलो, आप तो मानते हो, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित काहे नहीं कर देते हो? चलते हैं अगले सेगमेंट गोदी मीडिया की तरफ। सरकारी चैनल के एक बड़े एंकर कह रहे हैं कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट ऐसा पहला आंदोलन है जहां आगजनी तोड़ फोड़ के लिए FIR नहीं हो रही है, बल्कि अश्लील भाषा के लिए FIR हो रही हैं। और आज इनके माँ बाप इनसे बहुत शर्मिंदा हैं। कौन किससे शर्मिंदा है ये जानिएगा। कॉकरोच आंदोलन में देश के जेन ज़ी ने अश्लील और अभद्र भाषा के मामले में नए रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अब नए मापदंड बना दिए हैं। इस आंदोलन में शामिल बहुत सारे युवाओं ने ऐसे अश्लील शब्दों और गालियों को नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब उस भाषा को सामान्य बना दिया, उन शब्दों को, उन गालियों को सामान्य बना दिया जिन्हें अभी तक सभ्य समाज में अगर कोई सुन ले तो शायद आपके कानों से खून निकलने लगेगा। इन बच्चों के माता पिता अगर इनके इन वीडियोस को देख लें तो बुरी तरह शर्मिंदा हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चों के वीडियोस देखकर उनके माता पिता शर्मिंदा हो भी रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि अश्लील भाषा है, तो मैं पूछना चाहता हूं किससे सीखी है ये अश्लील भाषा? क्या कहते हो? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? इंदिरा गांधी, अरे तलवे तुम जानते हो, तेरा बाप जानता है, तेरी मां। यू डिसाइड कि इस देश का यूथ ये सब किससे सीख रहा है। एंकर ने यह भी कहा कि जेन ज़ी अश्लील रील्स बना रहे हैं, पूरा देश आज इनसे नाराज है। तो जेन ज़ीज, आप तक ये वीडियो अगर पहुंच रहा हो तो बताओ कमेंट करके, क्या देश नाराज है आपसे और क्या आप अश्लील हैं? कमेंट करो, तब तक मैं इन एंकर भाई को कुछ दिखाता हूं।
और हाँ, इन्होंने एक हैशटैग भी शुरू कर रखा है, इंडिया अगेंस्ट गालीबाज। एंकर साहब ये क्या है, ये आप कहां से निर्देशित हो रहे हैं? खैर चलिए, आपने अश्लील वीडियोस की बात की तो जरा इस पे भी प्रकाश डालिए। सरकारी चैनल में हैं आप, आपकी तो सरकार से सीधी बोलचाल होगी। उनसे पूछिए राम रहीम अश्लील है या नहीं, उसे क्यों बार बार जेल से बेल मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है, पूछिएगा जरूर। तब तक मैं आखिरी सेगमेंट पूरा कर लेता हूं। गुड न्यूज, इस हफ्ते की गुड न्यूज रही कि जहां जेनजी से परेशान सत्ता अपनी गोदी मीडिया का सहारा लेकर अपने अपने प्राइम शो में जेनजीज को गालीबाज और अश्लील घोषित करने की कोशिश में लगी है, वहीं एक और नई जनरेशन इनके लिए पैदा हो गई भाई, जेन अल्फा। इस जनरेशन ने अपने ही स्कूल में मोर्चा खोल दिया। जेन अल्फा 2010 के बाद पैदा हुई पीढ़ी है, यानी अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। राजस्थान के जालौर जिले के मेंगलवा स्कूल में बच्चों ने स्कूल के गेट बंद कर दिए और धरने पर बैठ गए। मांग कर रहे थे पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के लिए टीचर चाहिए, क्योंकि टीचर ना होने की वजह से कोई सब्जेक्ट पढ़ाई ही नहीं जा रहे थे। वाह, प्राउड ऑफ यू। बाड़मेर के रामसर स्कूल में भी यही हाल था। बच्चे सड़क पर उतर आए और नारा लगा रहे थे, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं। शाबाश। यूपी के फतेहपुर जिले के किशनपुर में भी सरकारी स्कूल के सैकड़ों बच्चे सड़कों पर उतरे, हाथों में बाबा साहिब की तस्वीरें। मांग थी पानी, क्लास में पंखे, टॉयलेट साफ। अब आप जेनजीज को टारगेट करके अपने अंधभक्तों से पिटवा रहे हो। 8-10 लोग एक बच्चे को पकड़कर पीट रहे हैं, उसमें आप खुशियां भी मना रहे हो। लेकिन अब जेन अल्फा का आप क्या करेंगे? तो पिछले हफ्ते के ये रहे 5 हाइलाइटेड कमेंट्स। हफ्ते की हाइलाइट्स में आज इतना ही रखते हैं। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, क्योंकि हम करने वाले हैं आपके 5 मजेदार कमेंट्स को हाईलाइट इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ हफ्ते की हाइलाइट्स। मिलते हैं अगले हफ्ते रविवार के दिन, तब तक के लिए शब खैर।